सभी द्वितीय पीयूसी हिंदी विद्यार्थियों को स्वागत है। हम सूखी डाली एकांकी देख रहे थे। इसमें 4 वीडियो हम लोग देख चुके हैं और सुन चुके हैं। आज 5वां दोहा प्रारंभ कर रहे हैं। ओके, इसमें इस जो चौथे वीडियो में क्या हुआ था, जो रंगमंच पर इंदु, बड़ी बहू, छोटी भाभी, रजवा, मंजली बहू, मंजली भाभी, छोटी भाभी, इतने सारे लोग क्या है रंगमंच पर है। मंजली बहू क्या कहती है कि परेश और बेला इन दोनों के बीच में हुए झगड़े के बारे में सभी लोगों के सामने बता रही है और हंस रही है। यहाँ तक एकांकी हो गया था। पेज नंबर 141 पहला जो पैराग्राफ वहां तक समाप्त हो गया था। अब आगे देख लीजिए। हंसती है, दूसरी भी उसके साथ हंसती है। मंजली बहू बताती है। मंजली बहू फिर क्या हुआ उसके बारे में बताती है। मैं तो चुपके से चली आई, मुंह बिचका कर। जबान है छोटी बहू की या कतरनी, उसकी जबान है या कतरनी। कतरनी यानी कि खैंची। इस तरह उसे कुछ डांटती है। किसे डांटती है? बेला को। बेला कौन है? इस घर की छोटी बहू। उसे डांटती है। कौन डांटती है? मंजली बहू। और फिर जब अंग्रेजी बोलने लगती है तो देख लीजिए वह क्या कर रही है। मंजली बहू इन सारे सदस्यों को बता रही है। रंगमंच पर इतने सारे लोग हैं, इन सारे लोगों को मंजली बहू बता रही है। देख लीजिए। और फिर जब अंग्रेजी बोलने लगती है तो कौन बोलने लगती है? तो बेला, इस घर की छोटी बहू बोलने लगती है तो कुछ समझ में ही नहीं आता। परेश बेचारा तो अपना सा मुंह लेकर रह जाता है। अपना सा मुंह लेकर रह जाना, इसका अर्थ है चुप हो जाना, कुछ बोल न सकना। जाने तहसीलदार कैसे बन गया, इस तरह मंजली बहू बताती है। इसके बाद इंदु क्या उत्तर देती है देख लीजिए। बस जबान ही जबान है, बात तो जब है जब काम भी हो। जिस तरह वह बात करती है उस तरह काम भी करना चाहिए। एक काम को कहो तो 100 नाक भौं चढ़ाती है। अगर उसे एक काम करने के लिए कहते हैं तो किसे कहते हैं? तो इस घर की छोटी बहू बेला को कहते हैं। तो 100 बार वह क्या करती है? नाक भौं चढ़ाती है। नाक भौं चढ़ाना, देखिए यहाँ पर नाक भौं चढ़ाना, इसका अर्थ है कि भौहें चढ़ाना, यानी कि कुछ काम कर न पाना। देख लीजिए। दादाजी ने 4 कपड़े धोने को कहा था। बता रही है इंदु। दादाजी ने किसे 4 कपड़े धोने के लिए कहा था? छोटी बहू बेला को। देख लीजिए। दादाजी ने 4 कपड़े धोने को कहा था। वे तो पड़े घुसल खाने में गल रहे हैं। जो दादाजी के कपड़े कहाँ पर गल रहे हैं? घुसल खाने में। घुसल खाने, इसका अर्थ है स्नानागार। वहां पर क्या हो रहे हैं? गल रहे हैं। गलना, इसका अर्थ है पिघलना अथवा दुर्बल होना। इस अर्थ में इंदु बताती है। तब छोटी भाभी, देख लीजिए यहाँ पर छोटी भाभी बोलती है। छोटी भाभी कौन है? छोटी भाभी इंदु की माँ है और बेला की सास। वह बताती है। देख लीजिए क्या बताती है। गुसल खाने में गल रहे हैं, तू उठा क्यों न लाई उन्हें? जा भाग कर उठा ला और फटक कर आंगन में डाल दे। फटक कर, धोकर उन्हें क्या करो? आंगन में डाल दे। मैं बहू को समझा दूंगी। मैं क्या करूंगी? बहू को। देख लीजिए छोटी भाभी बता रही है। कौन बहू को समझाने की बात हो रही है यहाँ पर? बेला को। छोटी बहू को मैं क्या करूंगी? समझा दूंगी। देख लीजिए। इस तरह कैसे चलेगा?
और भी चिंता से, देख लीजिए यहाँ पर छोटी भाभी कुछ चिंता अपने ही मन में चिंता व्यक्त करती है। देख लीजिए, और भी चिंता से परेश ने समझाया नहीं उसे। देख लीजिए, वह अपनी चिंता इस तरह व्यक्त करती है। उसका जो पति कौन है, परेश, परेश ने उसे समझाया नहीं, प्रश्न करती है। तब इंदु बोलती है, परेश की तो जैसे वहां बड़ी सुनवाई होती है। परेश की तो वहां पर क्या है, वहां पर उसकी पत्नी के सामने बड़ी सुनवाई होती है। सुनवाई होना सिर्फ सुनना ही होता है, वह क्या बोल सकता है, इस तरह इंदु बोलती है। तब मंजली बहू बोलते हैं, देख लीजिए यहाँ पर मंजली बहू, मंजली बहू कौन है, मंजली भाभी की जो बहू, वह बोलते हैं, क्या बोलते हैं, देख लीजिए, वह मलमल के थान और अबरों की बात याद है ना, अभी तक पड़े हुए हैं। देख लीजिए यहाँ पर मलमल के थान, क्या है इसका अर्थ, मलमल के थान शब्द का अर्थ है सूत का बुना हुआ पतला कपड़ा, सूत का बुना हुआ जो पतला कपड़ा। और अबरों की बात, अबरे ने की ऊपर का जो पल्ला जो रजाई पर डाले जाते हैं उसके ऊपर, वह बात याद है ना। देख लीजिए वह बात क्या है आगे, अभी तक पड़े हुए हैं, कह कह कर हार गए परेश महाशय। उसके बाद कह कर हार गए परेश महाशय। बहुरानी ने हाथ तक न लगाया उन्हें। बहुरानी, देख लीजिए यहाँ पर बहुरानी इस तरह किसे संबोधित करती है, बेला के लिए संबोधित करती है। यहाँ पर बहुरानी ने हाथ तक न लगाया उन्हें और वे शर्म के मारे ले जाते नहीं दादाजी के पास। क्या है, परेश भी शर्म के मारे दादाजी के पास उनको वापस लेने के लिए भी न जा रहे हैं। कचहरी में होंगे तहसीलदार, देख लीजिए, कचहरी में होंगे तहसीलदार, घर में तो अपराधियों से भी गए बीते हो जाते हैं। परेश क्या है, घर में अपराधियों से भी गए बीते हो जाते हैं, मतलब उससे भी बुरी स्थिति उनकी हो जाती है। किनकी हो जाती है, परेश की हो जाती है। इस तरह मंजली बहू बता रही है। हंसती हैं इंदु और बड़ी बहू भी हंसती हैं। देख लीजिए, फिर छोटी भाभी बोलते हैं, पर दादाजी के कपड़े, देख लीजिए छोटी भाभी को दादाजी के कपड़े की चिंता होती है। बड़ी भाभी, तुम भी बहन, बस क्या इतना पढ़ लिख कर छोटी बहू कपड़े धोएगी। देख लीजिए यह बोलते हैं, कौन बोलते हैं, बड़ी भाभी। देख लीजिए बड़ी भाभी यह क्या बोलती है, इतना, देख लीजिए, क्या इतना पढ़ लिख कर छोटी बहू कपड़े धोएगी। तब इंदु बीच में, क्यों, उसके हाथ नमक मिट्टी के हैं जो गल जाएंगे। उसके हाथ कोई नमक मिट्टी के हैं क्या जो गल जाते हैं। गलना पिघलना ಅಂದ್ರೆ करबोदु करी ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಕಿ ಕೈ ಏನಾದರೂ ಇದು ನಮಕ್ ಮಿಟ್ಟಿ ಕೆ ಹೈ ಕ್ಯಾ, ನಮಕ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಉಪ್ಪಿಂದ ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದು ಅಥವಾ ಮಿಟ್ಟಿ ಸೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ತಯಾರು ಮಾಡಿದ ಕೈ ಅದವನ್ನು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನ ಇಂದು ಹೇಳ್ತಾಳೆ। इतने में क्या होता है, देख लीजिए, बाहर से दादा के हुक्का गुडगुडाने की आवाज आती है। देख लीजिए अब दादाजी आ रहे हैं। जब वह आते हैं तो आते समय उनकी हुक्के गुडगुडाने की जो आवाज, हुक्का मतलब क्या है, तंबाकू का जो धुआं खींचने के लिए विशेष रूप से बना हुआ एक नल यंत्र पहले जमाने में होते थे, आज भी है, लेकिन आजकल के जो लोग इनका उपयोग करना कम कर चुके हैं। फिर भी उत्तर भारत में जो गांवों में इनका उपयोग आज भी होता है। देख लीजिए यहाँ पर सिर्फ अब दादाजी के जो हुक्का गुड़गुड़ाने की आवाज आ रही है। तब छोटी भाभी बोलते हैं, क्या बोलते, देख लीजिए, तुम चलो इंदु, कपड़े फटक कर अहाते में डाल दो। इंदु को, अपनी बेटी इंदु को बता रही है, तुम चलो इंदु, कपड़े फटक कर अहाते में डाल दो, शायद उन्हें जरूरत हो, शायद दादाजी को जरूरत हो, मांगेंगे तो मैं बहू को समझा दूंगी। पर्दा गिरता है। यहां तक पहला दृश्य समाप्त हो जाता है।
अब दूसरा दृश्य देख लीजिए। यहाँ पर दूसरे दृश्य में क्या होता है, प्रारंभ में वही बरामदा, देख लीजिए रंगमंच का जो वही बरामदा, दाईं ओर के तख्त पर बिस्तर बिछा हुआ है। दाईं ओर के तख्त पर, तख्त मतलब बैठने का जो आसन, वहां पर बिस्तर, उसके ऊपर क्या है, बिस्तर हास के बिछा हुआ है, अंदर हास लगे दे। दीवार के पास तकिया लगा है। दीवार ಅಂದ್ರೆ ಗೋಡೆಗೆ ಹಚ್ಚಿ, ತಕಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ತಲೆದಿಂಬು ಅಂತ ನೀವೇನು ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ ಅದು, तकिया लगा है। दादा आराम से तकिए के सहारे बैठे, देख लीजिए बैठे हुक्का पी रहे हैं। दूसरे दृश्य में प्रारंभ में क्या था उसका जो इंट्रोडक्शन यहाँ पर दिया जा रहा है। दादाजी बैठे हैं, आराम से बैठे हैं। कहां पर बैठे हैं, तख्त पर बैठे हैं। उसके पीछे क्या है, एक तकिया है, आराम से बैठे हैं दादाजी। बैठकर क्या कर रहे हैं, हुक्का पी रहे हैं। उनका मंझला लड़का, दादाजी का मंझला बेटा, मंझला लड़का, इसका अर्थ है मंझला बेटा कौन, करमचंद। देख लीजिए यहाँ पर पूरे एकांकी में पहले बेटे का नाम और तीसरे बेटे का नाम नहीं लिया गया है, सिर्फ मंझला बेटा कौन है, करमचंद, इसका नाम इतना ही लिया गया है। देख लीजिए यहाँ पर उनका मंझला लड़का करमचंद पास बैठा उनके पांव दबा रहा है। दादाजी के पास बैठा है और दादाजी के पांव क्या कर रहा है, वह दबा रहा है। हुक्का पीते पीते दादा बच्चों को बाहर अहाते में खेलते हुए देख रहे हैं। बाहर अहाते में, अहाते मतलब चार दीवार पर कुछ बच्चे क्या कर रहे थे, खेल रहे थे, उनको दादाजी क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। स्नान गृह से नल के जल्दी जल्दी चलते की आवाज आ रही है। फिर बाहर के अहाते के पास ही स्नान गृह था, वहां पर नल जल्दी जल्दी चलते की आवाज, यानी कि पानी जा रही है, उसका जो आवाज आ रहा है। शायद कोई बच्चा उसे चला रहा है। देख लीजिए वहां पर क्या हो रहा था, कोई बच्चा उस नल को चला रहा है, पानी गिरने की जो आवाज आ रहा है। क्योंकि करमचंद की भ्रुकुटी तन गई है। करमचंद उस तरफ देख रहा है, किस तरफ, नल के तरफ, स्नानागार के तरफ देख रहा है। उनकी भ्रुकुटी, भ्रुकुटी यानी कि बाहें उस तरह, इस तरह क्या कर रहा है, वह देख रहा है, उस तरफ वह देख रहा था। पर्दा उठने के कुछ क्षण बाद, देख लीजिए नाटक अब प्रारंभ होता है, एकांकी प्रारंभ होता है। पर्दा उठने के कुछ क्षण बाद तक नल के चलाए जाने और हुक्के के गुड़गुड़ाने की आवाज आती है। अब एकांकी प्रारंभ। देख लीजिए यहाँ पर रंगमंच पर अब कौन कौन है, करमचंद और दादा, सिर्फ दो लोग हैं। देख लीजिए दादाजी आराम से बैठे हैं, दादाजी और करमचंद, ये दो ही रंगमंच पर है। अब इन दोनों के बीच में संवाद चलता है। क्या संवाद चलता है, देख लीजिए। करमचंद बताता है प्रारंभ में क्रोध से, कुछ क्रोध से, क्योंकि वहां नल से पानी जा रहा था। दादाजी आराम से बैठे हैं, देख लीजिए। बस करो जगदीश, देख लीजिए वहां पर जगदीश क्या कर रहा था, पानी चला रहा था। क्या खटखट लगा रखी है, जरा आराम करने दो, अभी भी खाना खाकर बैठे हैं कि तुम। देख लीजिए यहाँ पर इस तरह करमचंद जगदीश को बता रहा है, जोर से, कुछ गुस्से से, क्रोध से वह बताता है। तब दादाजी बोलते हैं, देख लीजिए क्या बोलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पैराग्राफ, ठीक तरह से सुनिए। देख लीजिए यह जो पैराग्राफ इस पूरे एकांकी में बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है और हमारे जीवन में भी यह जो बात बहुत ही महत्वपूर्ण है। देख लीजिए क्या बताते हैं। हुक्के की नली को हटाकर उधर देखते हुए, देख लीजिए दादाजी हुक्का पी रहे हैं, हुक्के की जो नली उसको हटाते हैं, निकालते हैं, अपने मुंह से निकालते हैं और उस तरफ देखते हुए दादाजी बताते हैं, नहीं नहीं खेलने दो बच्चों को। देख लीजिए
फिर हुक्का गुड़गुड़ाते हैं, फिर हुक्का अपने मुंह में रखते हैं, गुड़गुड़ाते हैं। बच्चे हंसते हैं। देख लीजिए, बच्चे भी क्या करने लगते हैं, हंसते हैं। बरगद की पूरी डाल लाकर आंगन में लगा दी और उसे पानी दे रहे हैं। देख लीजिए, फिर बच्चे, देख लीजिए बच्चे क्या करते हैं, बरगद की जो पूरी डाल लाकर, देख लीजिए उसके घर के पास से क्या है, एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ है, उसका एक डाल टूटकर नीचे गिरी थी। तो बच्चे क्या कर रहे हैं, उस डाल को आंगन में फिर से लगाए हैं और उसे पानी डाल रहे हैं। देख लीजिए, यह जो क्या है दृश्य, नाटक का जो दृश्य यह है। आंगन में लगा दी और उसे पानी दे रहे हैं, हंसते हैं। फिर बच्चे हंसते हैं। नहीं जानते कि पेड़ से टूटी डाली जल देने से नहीं पनपती। बच्चों को पता नहीं है, क्या दादाजी बोलते हैं, देख लीजिए यहां पर बच्चों को पता नहीं है। नहीं जानते कि, बच्चे नहीं जानते, क्या नहीं जानते, पेड़ से टूटी डाली, पेड़ से एक बार टूट कर गिर जाती है तो जो डाली, फिर उसे जल देने से नहीं पनपती। नहीं पनपना, पनपना शब्द का अर्थ पल्लवित होना, देख लीजिए, अथवा पुनः अंकुर होना, उसमें पुनः अंकुर नहीं होते। यह बात बच्चों को पता नहीं है। हुक्का गुड़गुड़ाते हैं। फिर नली छोड़कर करमचंद से, हुक्का फिर गुड़गुड़ाते हैं, फिर नली निकालते हैं, करमचंद से फिर बात करते हैं। क्या कहते हैं, देख लीजिए, मैं कहा करता हूं ना बेटा, मैं बोलता हूं ना बेटा, बार बार मैं अक्सर तुम्हें बोलता रहता हूं। क्या बोलता रहता हूं, देख लीजिए, कि एक बार पेड़ से जो डाली टूट गई, एक बार अगर पेड़ से डाली टूट गई, उसे लाख पानी दो। टूटे हुए जो डाली को लाख पानी दो, कितना भी पानी दो, उसमें वह सरसता न आएगी। उस डाली में, टूटे हुए डाली में वह सरसता, वह सुंदरता अथवा रसयुक्तता नहीं आएगी। और हमारा यह परिवार बरगद के इस महान पेड़ की ही बांधती है। हमारा परिवार भी उस पेड़ के ही तरह है। देखिए, पेड़ से अगर कोई डाली टूटकर गिर जाती है तो फिर उसको धरती पर लगाकर, धरती में जो लगाकर जितने भी पानी दो, उसमें वह सरसता नहीं आएगी जो पहले जैसे था। उसी तरह हमारा परिवार भी है। इसका अर्थ है परिवार भी, हमारा जो परिवार भी क्या है, एक बरगद के पेड़ की तरह है। इस जो परिवार में अगर कोई अलग हो जाते हैं तो फिर उसको जोड़ना बहुत ही मुश्किल है। वह जितने भी पानी दीजिए अथवा उसे जितने भी बताइए, फिर भी पहले जैसे जो प्रेम उसमें फिर से नहीं पनपती। इस अर्थ में दादाजी क्या कर रहे हैं, करमचंद को बता रहे हैं। देखिए, करमचंद बताता है, लेकिन शायद अब इस पेड़ से एक डाली टूटकर अलग हो जाए, अब एक जो डाली टूटकर अलग हो जाए, ऐसा कुछ हो रहा है। इस अर्थ में करमचंद बताता है। दादा कुछ चिंता से, अरे क्या क्या कहते हो, कौन अलग हो रहा है, इस तरह दादाजी करमचंद से पूछते हैं। करमचंद बताता है, शायद छोटा अलग हो जाए। छोटा यानी कि परेश। देखिए, इस अर्थ में बताता है दादा, परेश, पर क्यों, उसे क्या कष्ट है, उसे क्या कष्ट है इस घर में। करमचंद बताता है, कष्ट उसे तो नहीं, छोटी बहू को है। कष्ट उसे नहीं है, कष्ट किसे है, छोटी बहू को है। इस तरह करमचंद बताता है। तब दादाजी बताते हैं, मुझे किसी ने बताया तक नहीं, इस बात पर मुझे कोई भी बताया तक नहीं। यदि कोई शिकायत थी, देख लीजिए, यदि कोई शिकायत यानी कि कंप्लेंट अगर है तो
उसे वही मिटा देना चाहिए था, उस समस्या को वही मिटा देना चाहिए था। एक उदाहरण देते हैं दादाजी, एक बात यहाँ पर, हल्की सी खरोंच भी, हल्की सी छोटी सी खरोंच, खरोंच शब्द का अर्थ छिल जाने का जो चिन्ह, कन्नड़ ಒಳಗೆ ಗಾಯ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ। हल्की सी खरोंच भी यदि उस पर तत्काल दवाई न लगा दी जाए, देख लीजिए, थोड़ी सी भी अगर खरोंच पर तत्काल तभी उस पर अगर दवाई न लगा दी जाए तो ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹಚ್ಚಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ वह क्या होता है, देख लीजिए, बढ़कर एक बड़ा घाव बन जाती है। वह बड़ा होता है, बड़ा घाव बन जाता है। बड़ा घाव यानी कि ದೊಡ್ಡ ಗಾಯ ಆಗಿಬಿಡ್ತೈತಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು। और वही घाव नासुर हो जाता है। देखिए, वही घाव क्या हो जाता है, नासुर हो जाता है। नासुर शब्द का अर्थ है ऐसा घाव जिसमें से जो बराबर मवाद निकलता हो। मवाद ಅಂದ್ರೆ ಅದರೊಳಗೆ ಕೀವು ಉಂಟಾಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು। देख लीजिए, ನೀವೆಲ್ಲ ನೋಡಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ನಿಮಗೂ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭದೊಳಗೆ ಆಗಿರಬಹುದು, ಏನಾದ್ರೂ ಗಾಯ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಏನೂ ಔಷಧಿನ ಹಚ್ಚಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ನಂತರ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೀವು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ। ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮವಾದ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹಿಂದಿ ಒಳಗೆ। देख लीजिए, वही घाव नासुर हो जाता है। फिर लाख मरहम लगाओ, उसके बाद उस पर लाख मरहम, जितना भी मरहम लगा दो, मरहम यानी कि क्या, घाव की जो दवा, ठीक नहीं होता। उसके ऊपर जितने भी मरहम लगाइए तो वह ठीक नहीं होता। उसी तरह हमारे घर में अथवा जो मनुष्य घर में किसी के मन में कुछ समस्या हो तो उस समस्या को तभी दूर करना चाहिए। अगर उसको हम दूर नहीं करेंगे तो वह कुछ दिन बाद बड़ा होकर क्या हो जाता है, बहुत बड़ा घाव बन जाता है और उसमें नासुर हो जाता है। इसका अर्थ है कि समस्या और बढ़ जाती है। इस अर्थ में दादाजी करमचंद को समझाने की जो कोशिश कर रहे हैं। इस वीडियो को यहाँ पर समाप्त करेंगे, फिर अगले वीडियो में इस पार्ट कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।